नमस्कार, मैं सारिका पंकज और आप देख रहे हैं निर्माण आईएएस का ऑडियो आर्टिकल। आज का विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। सबसे पहले आपको बता दें कि आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो भारत सरकार द्वारा लाई गई है उसके किन बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला है, क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। दूसरा, नई शिक्षा नीति के उद्देश्य क्या हैं। तीसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 10 मुख्य बिंदु। चौथा है, स्कूलों में 10+2 सिस्टम खत्म। क्या है 5+3+3+4 का फॉर्मेट का नया सिस्टम। पांचवा है, स्कूली शिक्षा के लिए नीति में क्या क्या नया है। छठा, उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या नया है। सातवां, नई शिक्षा नीति की ज़रूरत क्यों पड़ी। आठवां, क्या है नई नीति के समक्ष चुनौतियां। तो सबसे पहले जानते हैं क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। देश में लंबे इंतजार के बाद नई शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। गौरतलब है कि भारत में सबसे पहली शिक्षा नीति पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1968 में शुरू की थी। इसके बाद अगली नीति राजीव गांधी की सरकार ने 1986 में दूसरी शिक्षा नीति बनाई, जिसमें नरसिम्हा राव सरकार ने 1992 में कुछ बदलाव भी किए थे। यानी कि 34 साल बाद देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। नई शिक्षा नीति का मसौदा यानी कि ड्राफ्ट तैयार करने के लिए पूर्व इसरो प्रमुख कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई थी। नई शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इस नई शिक्षा नीति को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि 21वीं सदी के उद्देश्यों को पूरा करे, साथ ही साथ भारत की परंपराओं और वैल्यू सिस्टम से भी सुसंगत हो। इसको भारत के एजुकेशन स्ट्रक्चर के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आइए अब देखते हैं नई शिक्षा नीति के उद्देश्य क्या हैं। सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने और ड्रॉपआउट्स को फिर से स्कूल से जोड़ने के लिए नई शिक्षा नीति का उद्देश्य होगा। इसके लिए कोशिश ये की जाएगी कि साल 2030 तक 3 से 18 साल तक के आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। नई शिक्षा नीति में कहानी, रंगमंच, सामूहिक पठन पाठन, चित्रों का डिस्प्ले, लेखन कौशलता, भाषा और गणित पर जोर होगा। इस नई शिक्षा नीति के तहत देश में शिक्षा के मायने को बदल दिया जाएगा। इससे न सिर्फ युवाओं को शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि रोजगार प्राप्त करने में भी आसानी होगी। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना होगा, जिसमें 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा को 26.3% से बढ़ाकर 50% किया जाएगा। एकल स्ट्रीम उच्च शिक्षा संस्थानों को समय के साथ समाप्त कर दिया जाएगा और सभी बहुविषयक बनने की ओर बढ़ेंगे। संबद्ध कॉलेजों की प्रणाली को धीरे धीरे 15 वर्षों में समाप्त कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 10 मुख्य बिंदुएं क्या क्या हैं, आइए जानते हैं। पहला, उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए होगा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। ये संस्थान के लिए अनिवार्य नहीं होगा। दूसरा है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम की मिलेगी सुविधा। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में पहले साल के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद डिग्री दी जाएगी। 4 साल का डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए और उसके बाद बिना एमफिल के सीधा पीएचडी कर सकते हैं। तीसरा, बोर्ड एग्जाम पैटर्न में होगा बदलाव। नई शिक्षा नीति एनईपी के अंतर्गत बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाने के लिए प्रावधान बनाए जाएंगे। बोर्ड्स परीक्षाओं को लेकर छात्राओं के साथ साथ माता पिता भी बहुत तनाव में रहते हैं, जिसके मद्देनज़र उसे कम करने की बात की गई है। एनईपी के अनुसार ग्रेड 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षा जारी रखी जाएगी। बोर्ड परीक्षा को आसान बनाया जाएगा क्योंकि वह कोचिंग या याद रखने की बजाय मुख्य रूप से मुख्य क्षमताओं, दक्षताओं का परीक्षण करेंगे।
NEP ने बताया कि NCERT द्वारा SCERTs बोर्ड्स ऑफ असेसमेंट्स और परख प्रस्तावित नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र आदि के साथ दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे। चौथा है, शिक्षकों के लिए पेशेवर मानक लागू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति का एक मुख्य आकर्षण शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों का एक सामान्य मार्गदर्शक सेट है, जो 2022 तक राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा विकसित किया जाएगा। नीति यह भी बताती है कि NCTE को एक सामान्य शिक्षा परिषद JEC के तहत एक पेशेवर मानक सेटिंग बॉडी PSSB के रूप में पुनर्गठित किया जाएगा। नीति यह भी बताती है कि 2030 तक शिक्षक शिक्षा को धीरे धीरे बहुविषयक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री हो जाएगी। 2 वर्षीय B.Ed कार्यक्रम केवल उन लोगों के लिए भी प्रस्तुत किए जाएंगे जिन्होंने पहले से ही अन्य विशिष्ट विषयों में स्नातक डिग्री प्राप्त की है। एडेप्टेड 1 वर्षीय B.Ed उन लोगों के लिए कार्यक्रम जिन्होंने 4 वर्षीय बहुविषयक बैचलर डिग्री के समकक्ष पूरा कर लिया है या जिन्होंने एक विशेषता में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और उस विशेषता में विषय शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं। ओपन डिस्टेंस लर्निंग के लिए मान्यता वाले बहुविषयक उच्च शिक्षा संस्थान भी उच्च गुणवत्ता वाले B.Ed मिश्रित या ओपन डिस्टेंस लर्निंग ODL मोड कोर्स करवा सकेंगे। 5वां क्या है, संस्कृत और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर दिया जाएगा जोर। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई नई शिक्षा नीति में संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं पर महत्वपूर्ण जोर देते हुए भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान IITI की स्थापना का प्रस्ताव है। NEP और IITTE के अनुसार स्थापित किया जाएगा, जो इसके अनुवाद और व्याख्या प्रयासों में सहायता के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करेगा। नीति की एक अन्य विशेषता यह भी है कि संस्कृत को स्कूल में मजबूत प्रसाद के साथ मुख्य धारा बनाया जाएगा, जिसमें 3 भाषा सूत्र में भाषा के विकल्पों में से एक, साथ ही उच्च शिक्षा भी शामिल है। संस्कृत विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के बड़े बहुविषयक संस्थान बनने की ओर अग्रसर किए जाएंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं को भी शिक्षा जगत में बढ़ावा देने की बात कही गई है। छठा है, व्यावसायिक शिक्षाओं को नई शिक्षा नीति के दायरे में लाया गया है। नई शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को इसके दायरे में लाया गया है। 7वां, GDP का 6% हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में। सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि GDP का 6% शिक्षा में लगाया जाए, जो अभी 4.43% है। इसमें बढ़ोतरी करके शिक्षा का क्षेत्र बढ़ाया जाएगा। 8वां है, US की NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का होगा गठन। US की NSF की तर्ज पर हम NRF ला रहे हैं। इसमें न केवल साइंस बल्कि सोशल साइंस भी शामिल होगा। ये बड़े प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग करेगा। ये शिक्षा के साथ रिसर्च में हमें आगे आने में मदद करेगा। इसके अलावा ये बड़े प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग भी करेगा। 9वां है, स्कूल से लेकर कॉलेज तक 5+3+3+4 पैटर्न पर होगी पढ़ाई। नई शिक्षा नीति में सरकार ने छात्रों के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार करने का भी प्रस्ताव रखा है। इसके लिए 3 से 18 साल के छात्रों के लिए 5+3+3+4 का डिज़ाइन तय किया गया है। इसके तहत छात्रों की शुरुआती स्टेज की पढ़ाई के लिए 5 साल का प्रोग्राम तय किया गया है। इनमें 3 साल की प्री प्राइमरी और क्लास 1 और 2 को जोड़ा गया है। इसके बाद क्लास 3, 4 और 5 को अगले स्टेज में रखा गया है। इसके अलावा क्लास 6, 7, 8 को 3 साल के प्रोग्राम में बांटा गया है। आखिर क्लास 9th, 10th, 11th और 12th को हाई स्टेज में रखा गया है। आइए अब समझते हैं 10वें बिंदु पर क्या है। लड़कियों के लिए भावनात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण दिया जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का होगा विस्तार।
लड़कियों की शिक्षा जारी रहे, इसके लिए उनको भावनात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण देने का सुझाव दिया गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का विस्तार 12वीं तक करने का सुझाव नई शिक्षा नीति 2019 के मसौदे में किया गया है। आइए अब समझते हैं स्कूलों में 10+2 सिस्टम खत्म कैसे होगा। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता है, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। इसका मतलब है कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, फिर तीसरी से 5वीं तक दूसरा हिस्सा, छठी से 8वीं तक तीसरा हिस्सा और 9वीं में 12th तक तीसरा हिस्सा होगा। क्या है 5+3+3+4 फॉर्मेट का सिस्टम? नई शिक्षा नीति स्कूली शिक्षा का नया ढांचा। 5+3+3+4 फॉर्मूला। फाउंडेशन स्टेज, पहले 3 साल बच्चे आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे, फिर अगले 2 साल कक्षा 1 एवं 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। मोटे तौर पर एक्टिविटी आधारित शिक्षण पर ध्यान रहेगा। इसमें 3 से 8 साल तक की आयु के बच्चे कवर होंगे। इस प्रकार पढ़ाई के पहले 5 साल का चरण पूरा होगा। प्रिपरेटरी स्टेज, इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा। मिडिल स्टेज, इसमें कक्षा 6 से 8 कक्षाओं की पढ़ाई होगी तथा 11 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स भी शुरू हो जाएंगे। सेकेंडरी स्टेज, कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई 2 चरणों में होगी, जिनमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। विषयों को चुनने की आज़ादी भी होगी। उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या नया है? उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प, 5 साल का कोर्स वालों को एमफिल में छूट, कॉलेजों के एक्रीडिटेशन के आधार पर ऑटोनॉमी, मेंटरिंग के लिए राष्ट्रीय मिशन, हायर एजुकेशन के लिए एक ही रेगुलेटर, लीगल एवं मेडिकल एजुकेशन शामिल नहीं है इनमें, सरकारी और प्राइवेट शिक्षा मानक समान होंगे। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की होगी स्थापना। शिक्षा में तकनीकी को बढ़ावा, दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा में बदलाव, 8 क्षेत्रीय भाषाओं में कोर्सेज शुरू। स्कूली शिक्षा के लिए नीति में क्या नया है? 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन। NCERT द्वारा फाउंडेशनल लिटरेसी एवं न्यूमरेसी पर नेशनल मिशन शुरू। 9वीं से 12वीं की पढ़ाई की रूपरेखा 5+3+3+4 के आधार पर। बच्चों के लिए नए कौशल कोडिंग कोर्स शुरू। एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ मेन कैरिकुलम में शामिल होंगे। वोकेशनल कोर्स पे जोर। कक्षा 6 से शुरू होगी पढ़ाई। नई नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क तैयार। बोर्ड एग्जाम 2 भाग में। रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स शामिल। साल 2030 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित। नई शिक्षा नीति की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमारे देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति की आवश्यकता को निम्न बिंदुओं के जरिए समझा जा सकता है। मौजूदा शिक्षा नीति उन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकी जिसकी उम्मीद की गई थी। उदाहरण के तौर पर उद्योग व्यापार जगत द्वारा लगातार इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की गई कि स्कूलों और कॉलेजों से ऐसे युवा नहीं निकल पा रहे हैं जो उसकी आवश्यकताओं के हिसाब से उपयुक्त हों। मौजूदा शिक्षा व्यवस्था की एक खामी ये भी है कि देश में जिस तरह के नैतिक आचार व्यवहार का परिचय दिया जाना चाहिए उसको ये प्राप्त करने में असफल रही है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में ज्ञान से ज़्यादा महत्व अच्छे अंकों को दिया जाने लगा है। नतीजतन विद्यार्थियों में ज्ञान की जगह अच्छे अंकों को प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, जबकि कुछ वर्षों पहले ही इस बात की अनुभूति हो गई थी कि किताबी ज्ञान का एक सीमा तक ही महत्व होता है। इसके बावजूद नए तौर तरीके अपनाने को
प्राथमिकता नहीं प्रदान की गई। ये बात सही है कि स्कूलों कॉलेजों से निकले कई युवाओं ने देश दुनिया में भारत को एक नई पहचान दिलाई है, लेकिन ये भी एक यथार्थ है कि ऐसा अवसर मुट्ठी भर छात्रों को ही मिल पाया है, जिसके लिए कहीं न कहीं मौजूदा व्यवस्था उत्तरदायी है। शिक्षा राष्ट्र निर्माण का प्रभावी माध्यम होता है। ऐसे में शिक्षा में असमानता राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है, जिसको एक समान पाठ्यक्रम अपनाकर दूर किया जा सकता है, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। नतीजतन नई शिक्षा नीति का महत्व बढ़ जाता है। समान पाठ्यक्रम के अलावा नई शिक्षा नीति में इस बात पर भी ध्यान दिया गया है कि शिक्षा केवल डिग्री डिप्लोमा पाने का जरिया और नौकरी पाने भर तक ही सीमित न रहे, बल्कि इससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होने के साथ साथ उनकी सोचने समझने की क्षमता भी बढ़े। नई शिक्षा नीति राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को अपने उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से अपनी प्राथमिकता तय करने और योजना के प्रावधान लागू करने का अवसर देता है, जिसका अभाव वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में देखा गया। नई शिक्षा नीति 2020 के समक्ष चुनौतियां। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत सरकार का नई शिक्षा नीति के माध्यम से शैक्षणिक ढांचे को बेहतर बनाने का प्रयास अपने आप में एक सराहनीय कार्य है, लेकिन इसके समक्ष कई चुनौतियां मौजूद हैं, जिनका वर्णन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है। भारत में लगभग 1/3 बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी होने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। उल्लेखनीय है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, उनमें से अधिकतर बच्चे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा धार्मिक अल्पसंख्यक व दिव्यांग समूह के होते हैं। एक महत्वपूर्ण चुनौती बुनियादी ढांचे के अभाव से संबंधित है। सामान्यतः देखा गया है कि विद्यालयों व विश्वविद्यालयों में बिजली, पानी, शौचालय, बाउंड्री दीवार, लाइब्रेरी, कंप्यूटर आदि की कमी होती है। नतीजतन इससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है। विश्व बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 लर्निंग टू रियलाइज एजुकेशन प्रॉमिस के अनुसार भारत की शिक्षा व्यवस्था बदतर स्थिति में है। सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, उसके असफल होने का जोखिम रहता है। दरअसल इसकी वजह शिक्षा नीति में परिवर्तन करते समय रोड मैप का अनुसरण नहीं करना व नीतियां बनाते समय सभी हितधारकों को ध्यान में नहीं रखना है। असर ASER के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में भले ही निवेश किया है, लेकिन उसे अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली है। नई शिक्षा व्यवस्था के समक्ष एक चुनौती शिक्षकों की कमी दूर करने की भी है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार बड़ी संख्या में ज्यादातर स्कूल एक शिक्षक के ही भरोसे चल रहे होते हैं, जिसका असर शिक्षा की गुणवत्ता पे पड़ता है। UGC के हालिया सर्वे के मुताबिक कुल स्वीकृत शिक्षण पदों में से 35% प्रोफेसर के पद, 46% एसोसिएट प्रोफेसर के पद और 26% सहायक प्रोफेसर के पद रिक्त हैं। एक अन्य चुनौती उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की भी है। उल्लेखनीय है कि टॉप 200 विश्व रैंकिंग में बहुत कम भारतीय शिक्षण संस्थानों की भी जगह मिल पाती है। शिक्षा नीति के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसरों की जवाबदेही और प्रदर्शन सुनिश्चित करने की संबंधित फॉर्मूला लागू करने को लेकर भी है। आज विश्व के कई विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन उनके साथियों और छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। मसौदे में मौजूद त्रिभाषा नीति भी नई शिक्षा नीति के समक्ष चुनौती पेश कर रही है। दरअसल इसमें गैर हिंदी भाषा क्षेत्र में मातृभाषा, संपर्क भाषा, अंग्रेजी भाषा के अलावा तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य किए जाने की सिफारिश की गई है। ये तो थी जानकारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। इस तरह के ऑडियो आर्टिकल आप समय समय पर निर्माण IAS YouTube चैनल के माध्यम से देखते रहते हैं और अपने कमेंट के द्वारा हमें बताते रहिए ये आपके लिए कितनी कारगर है, और साथ ही अगर आप किसी विषय पे जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बताएं। धन्यवाद।